वंदे मातरम व्यूअर्स, यह वीडियो एमए हिंदी साहित्य के तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो प्रश्न पत्र है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए एग्जाम में, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा एवं समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना होगा कि इतिहास लेखन यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कहां से शुरू होता है ना। गारसा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास पहले लेखक थे और ये फ्रांसीसी थे, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है, ये जो इतिहासकार है हिंदी साहित्य का, वो एक फ्रांसीसी है और उसने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही होती हैं, हम संक्षिप्त में आगे चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है या कहां तक कहना उचित है। इन श्रृंगारी कवि ज्यादा थे इस समय रीतिकाल में। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं एमए तृतीय सेमेस्टर की दृष्टि से, रीति से आप क्या समझते हैं ना, रीति क्या है। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो यानी आदिकाल को किन्हीं किन्हीं लेखकों ने वीर काल भी कहा है, कहीं इसका नाम वीरगाथा काल है। आदिकाल सर्वसम्मति से सभी हिंदी साहित्य के जो पुरोधा हैं, इतिहास लेखक है, विद्वान है, वो आदिकाल पर सर्वसम्मत है। पर इसमें आपको नामकरण की समस्या इसमें आएगी। जैसे कि वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। तो वीरगाथा काल में ऐसा नहीं केवल वीर रस की कविताएं रची गई है ना, जैसे नरपति नाला का जो आपका जो प्रमुख रचना है, एक तो खुमान रासो है ना, और नरपति नाला की बीसल देव रासो, ये श्रृंगार परक रचनाएं हैं, वीर रस की रचनाएं नहीं है। आगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्गुण काव्य परंपरा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें निर्गुण काव्य परंपरा, आपको पता है कि जो भक्ति काल है उसको दो प्रमुख भागों में बांटा है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। फिर निर्गुण को भी दो भागों में बांटा है, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, या ज्ञान मार्गी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा। इसी तरह जो निर्गुण के बाद एक सगुण हमने माना, तो सगुण में भी दो आते हैं, राम काव्य या राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, जब सूफी की बात आती है तो यहाँ पर क्या है, प्रेम मार्गी की बात होती है, जिसमें जायसी आते हैं, जिसमें मंजन आते हैं, जिसमें कुतुबन आते हैं, प्रमुख उनके सूफी कवि हैं। अब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त वर्णन दिए। तो राम भक्ति शाखा में आ जाते हैं आपके प्रमुख रूप से प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा अवधी भाषा में, है ना। नरोत्तम दास का, उनका नरोत्तम दास नहीं, नावादास का नाम आता है, इसमें अग्रदास का नाम आता है राम भक्ति शाखा में। कृष्ण काव्य की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कृष्ण काव्य में आपको पता है सूरदास, बल्लभाचार्य, विठलनाथ जी, ये सब कृष्ण काव्य परंपरा के कवि आ जाते हैं। फिर उनके अष्टछाप के जितने भी कवि वो आ जाते हैं। सगुण भक्ति की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए, सगुण में आपको क्या लिखना है कि सगुण मूर्ति पूजा, यानी सगुण की जब बात हो रही है तो इसमें राम काव्य भी आएगा और कृष्ण काव्य भी आएगा, यानी राम भक्ति शाखा भी आएगी और कृष्ण भक्ति शाखा भी आएगी। कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण काव्य एक ही बात है, राम भक्ति शाखा या राम काव्य एक ही बात है। आप इसे याद रखिए, दोनों ही सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं और इसकी 5 विशेषताएं आपको लिखना है ना। जिस प्रकार का प्रश्न उसी प्रकार का हमें उत्तर लिखना है। उत्तर लिखते समय अगर आपको कोई पंक्तियां आती हैं, किसी कवि की पंक्तियां आती हैं रिलेटेड वाली, तो वो आप लिख सकते हैं। संत काव्य पर टिप्पणी लिखिए। संत काव्य में क्या आ जाएंगे, संत काव्य में निर्गुण जो काव्य धारा है उसमें जो ज्ञान मार्गी शाखा है, जिसके प्रणेता या प्रमुख कवि कौन है, कबीर हैं, दादू दयाल हैं, रैदास हैं, ये सभी संत काव्य में आते हैं। तो संत काव्य जब आप इस पर टिप्पणी लिखे तो कबीर का कोई दोहा आपको जो सामान्यतः याद है वो लिख दीजिएगा। पहान पूजे हरि मिले तो मैं बूझू पहाड़, या तो वह चाकी भली पी सखाए संसार।
जो भी आपको आता हो एक दो दोहा वो जरूर लिखिएगा, इससे क्या नंबर अच्छे मिलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास लेखकों का वर्णन कीजिए, जैसे मैंने अभी बात है इसके इस प्रश्न पे मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत सामान्यतः कम मिलता है। इसमें गारसा दत्तासी आएंगे, इसमें शिव सिंह सरोज आएंगे यानी शिव सिंह सेंगर आएंगे, इसमें मिश्र बंधु आएंगे, इसमें हमारे पंडित यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे। तो ये प्रमुख लेखक हैं हिंदी साहित्य के इतिहास जिन्होंने लिखा है। भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। तो भक्ति काल के समय आपको पता है अकबर का शासन काल था, लेकिन इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की गई है। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में क्या क्या आ जाएगा कि उस समय समाज का दर्शन कैसा था, मुगलों का शासन था, है ना, तो उसमें जो जनता थी भक्ति में लीन थी, तो उनका सामाजिक स्टेटस क्या था। हालांकि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने कवितावली में बहुत ही जो सामाजिक स्थिति ना उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। अगर उनकी पंक्तियां आप यहाँ उल्लिखित कर दें तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। दारिद्र दसानन दसाई दीन दीन बंधु, एक ऐसा वो कवित्व है उनका बहुत बढ़िया, वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, भक्ति आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, है ना। भक्ति आंदोलन आपको पता है साउथ इंडिया से आया था, दक्षिण भारत से शुरुआत होती है, और जो दक्षिण भारत में रामानंद जी थे वो उत्तर भारत में आए और फिर यहाँ पर पूरी भक्ति की अलग जगाई है ना। भक्ति उपजू द्रवड़ी भक्ति उपजू लाए रामानंदा, ऐसा एक छोटी सी लाइन है, याद रखिएगा कि ये प्रश्न भी आता है अक्सर कि भक्ति का जो मूल उदय कहाँ है, वो साउथ इंडिया में हुआ यानी दक्षिण भारत में उसका उदय हुआ है। और रामानंद आपको पता है जो जिन्होंने पूरा प्रण किया उत्तर भारत की ओर आए, यानी काशी में आए, बनारस में आए, फिर उन्होंने प्रचार किया। और ऐसा माना जाता है कबीरदास जी शिष्य थे रामानंद के, रहदास जी भी थे, है ना, संत पीपा, ये सभी रामानंद जी के शिष्य हो गए। रीतिकाल की उपधाराओं का नामोल्लेख कीजिए, यानी नामों का उल्लेख करना है सिर्फ। देखिए नामोल्लेख जब प्रश्न आता है ना कहीं कि नामोल्लेख कीजिए, तो सिर्फ नाम लिखना होता है, उल्लेख करना यानी नाम लिखना है। यानी तो रीतिकाल की जो 3 उपधाराएं हैं आपको पता है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। देखिए रीतिबद्ध की पहले मैं बात करता हूं। तो रीतिबद्ध वह काव्य है जिसमें रीतिकालीन कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की रचना की, यानी संस्कृत की जो परिपाटी थी उसके आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना की, यानी काव्यांग विवेचन करना, रस, छंद, अलंकार, है ना, नायक नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, इस प्रकार की जो शास्त्रीय आधार पर जो रचना की वो रीतिबद्ध कवि कहला। जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके चिंतामणि त्रिपाठी, ये रीतिबद्ध कवि हैं, और मतीराम आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो प्रमुख आपके रीतिबद्ध कवि वो आ जाते। रीति सिद्ध में क्या आ जाता है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे हैं, यानी उन्होंने संस्कृत की जो काव्य परंपरा है उसके आधार पर तो कोई ऐसी रचना नहीं लिखी, लेकिन इसका उन्होंने बराबर पालन किया है। इसमें कौन आ जाते, इसमें सबसे प्रमुख कवि आ जाते हैं बिहारी लाल, है ना, बिहारी लाल आ जाते हैं। और तीसरी रीतिकाल की जो उपधारा है वो है रीति मुक्त, यानी इनको लेना देना नहीं है संस्कृत साहित्य से या रीतिबद्ध से या रीति सिद्ध से। यानी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध इनके अलावा जितने भी कवि थे जो उन्मुक्त थे, किसी परिपाटी से नहीं बंधे थे, वे रीति सिद्ध रीति मुक्त कवि कहलाए। इसमें सबसे प्रमुख घनानंद का नाम लिया जाता है, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी क्या हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध में आ जाते हैं आपके केशवदास, चिंतामणि, मतीराम आदि, है ना, भूषण भी इसमें आ जाएंगे। और आपका रीति सिद्ध में बिहारी लाल और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा इत्यादि। अगले प्रश्न अब हम थोड़ा सा इस पे जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की उसमें जो मुझे लगता है जिस पर प्रकाश डालना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा हूं इसमें।
हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के पहले बताया, गारसादा तासी ने 1839 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। ये सन की बात कर रहा हूं मैं, संवत की बात नहीं कर रहा हूं। सन और संवत में क्या अंतर होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो गारसादा तासी एक फ्रांसीसी थे, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसका नाम था इस्तावार दला लिटरेतुर एंदोई आ हिंदुस्तानी, ये नाम था फ्रेंच में, इसलिए इसका नाम इस प्रकार का है। उसके बाद कहना चाहिए जो हिंदी में प्रयास किया गया, वो हिंदी में पहला प्रयास किया शिव सिंह सरोज ने 1878 ईस्वी में। किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से। ये शिव सिंह सरोज कृति है, लेखक है शिव सिंह सेंगर। अब जो ग्रियर्सन जो थे, डॉक्टर ग्रियर्सन, इन्होंने सबसे ज्यादा व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसलिए इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना जाता है। किसको? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इस नाम से है। 1888 में उन्होंने प्रकाशित करवाया। इसके बाद और जो प्रमुख प्रयास हुआ वो मिश्र बंधु के नाम से हुआ, मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु कौन थे? ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। याद रखिएगा ये नाम भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम में, नेट वगैरह के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं थे अधिकतर। तो श्याम है, गणेश है और सुखदेव है। तो आप याद रखिएगा, या आपको केवल इतना याद रखना है कि गारसादा तासी पहले इतिहास लेखक हैं। याद रखिएगा, पहले इतिहास लेखक गारसादा तासी हैं। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा, है ना। हिंदी में कौन सा है पहला? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का। सबसे ज्यादा व्यवस्थित आता है ग्रियर्सन का, और मिश्र बंधु विनोद भी काफी अच्छा माना जाता है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए माना जाता है, और जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लिखा हुआ इतिहास है उसी के इर्द गिर्द ही प्रश्न बनते हैं अधिकतर, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे, और उस समय उन्हें काम मिला हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। एक हिंदी शब्द सागर का निर्माण हो रहा था, तो जो हिंदी शब्द सागर है ना, उसकी भूमिका यानी प्रीफेस, उसमें लिखा है उन्होंने। तो भूमिका इतनी लंबी थी, आप सोचिए, जो भूमिका थी उसे 1929 में प्रकाशित करवाया गया। इसे फिर बाद में इसमें परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, और विस्तृत स्वतंत्र पुस्तक के रूप में बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुई, है ना। तो सबसे बाद में 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और ये जो इतिहास लेखन है शुक्ल जी द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास नेट पे मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आप ढूंढ लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पुस्तक के रूप में भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा निश्चित रूप से। तो उसको बहुत बड़ा है, उसको पढ़िएगा, लेकिन ये व्यवस्थित कहना चाहिए। और अभी तक इनका काल विभाजन, इन्होंने व्यवस्थित रूप से काल विभाजन भी किया और उसकी विशेषताएं भी लिखी हैं। हम देख लेते थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वैसे अलग अलग जो लेखक है, जैसे राम कुमार वर्मा ने अलग प्रकार से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग प्रकार से काल विभाजन किया, ने नाम अलग अलग किए हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने भी इसका काल विभाजन किया है। तो सबका अलग अलग, लेकिन जो मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के एक सामान्य विद्यार्थी को पता होना चाहिए, लिटरेचर वाले को तो सब पता होना चाहिए, लेकिन आपको इतना समय नहीं, इसलिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उस पर दृष्टिपात करता हूं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 1050 लिखा, ये संवत समझिए, ये सन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ संवत और सन में क्या अंतर है। जो ईसवी सन है, जैसे अभी चल रहा है 2022, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये 2022 है। इसमें अगर 57 ईयर्स और जोड़ दिए जाएं, यानी 57 साल आप जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे? 59, 69 और 79, है ना। तो ये 2079 2079 क्या चल रहा है? संवत। तो इसको आप संवत में समझिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत में विभाजन किया है। तो पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, वीरगाथा काल।
फिर भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है, फिर गद्य काल आता है। ऐसे क्रम से याद रखिएगा। वीर गाथा काल का जो समय संवत 1050 से 1375 ईस्वी है। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 संवत है। और रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 पूरे 200 साल का है। और 1900 से आज तक यानी 1984 माना जाता है जब तक वो प्रकाशित हुआ था, है ना, जब ये प्रकाशित हुआ तब की बात है। तो आज तक इसके बाद आधुनिक काल ही चल रहा है ऐसा मान के चलिए। तो ये 4 काल और इनका समय आप याद रखिएगा। अगर ईस्वी में सन में लिखने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको याद है, जैसे रीति काल का समय 1700 से है तो इसमें से कितने माइनस करना, 57 माइनस कर दीजिएगा तो सन निकल आएगा। तो ये तो हो गई क्या काल विभाजन की बात। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अब विभिन्न जो जितने भी 4 काल है ना, इनकी प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा कर लेंगे। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है और इसका समय जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है संवत 1050 से 1375। अच्छा देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में ये भी लिखा है कि ऐसा नहीं कि 1375 हुआ और 1376 से एकदम दूसरी रचनाएं शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए काल को विभाजित करना इतना माइन्यूट, इतना बारीकी से काल को विभाजित करना थोड़ा मुश्किल है। हम ऐसा नहीं कहते कि कल आज 31 दिसंबर है और कल अगले साल हो जाएगा तो हम बिल्कुल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। कोई सी चीज, कोई भी विचारधारा को बदलने में समय लगता है, पर एक मोटे रूप में ये विभाजन को आप समझिएगा। हम विशेषता देख लेते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि राजाश्रय था, है ना। जो भाट चारण हो या जो कवि हो वो उनको राजाश्रय मिला हुआ था। जैसे सबसे जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं इस समय के, कौन है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है ना। तो ये आ जाते हैं, चाहे दलपति विजय, नरपति नाला, जगनेक, है ना। अब युद्ध का सजीव चित्रण आप देखिए, युद्ध का सजीव चित्रण किया है। जैसे चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज रासो के साथी थे। आपने कुछ समय पहले एक फिल्म भी आई थी, पृथ्वीराज करके कोई फिल्म आई थी, या आपने पढ़ा होगा कोई कहानी में। तो पृथ्वीराज चंद्रवरदाई साथ साथ रहते थे। तो चंद्रवरदाई भी युद्ध में जाते थे, इसलिए युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, 12 बरस लो कूकर जिए, 16 बरस लो जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी क्षत्रिय की क्षत्रियता इसी में है कि वो ज्यादा जीवित ना रहे। ज्यादा जीवित नहीं रहने से आशय ये है कि युद्ध में अपनी जान गंवाना या युद्ध लड़ना, जब युद्ध कोई लड़ेगा तो जान भी जा सकती है, कहने का आशय वीरता का प्रतीक है। तो 12 बरस लो कुकर जिए, 16 बरस लो जिए सियार। कुकर यानी कुत्ता, 12 वर्ष आयु होती है उनकी, और सियार की लगभग 16 वर्ष, ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने युद्धों का सजीव वर्णन किया चंद्रवरदाई ने अपनी रचना। चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अपने परमाल रासो, आलाखंड, है ना। आलाखंड का नाम ही परमाल रासो है। आलाउदल, बड़े लड़ैया महोबा वाले, आलाउदल की जो आपने कथाएं सुनी होगी, तो ये एक आलाखंड है जो बरसात के समय गाया जाता है। वीर काव्य, हाँ वीर काव्य तो लिखा गया, ये चाहे पृथ्वीराज रासो हो, परमाल रासो हो, है ना, और चाहे आपका दलपति विजय यानी विजयपाल रासो, ये सभी क्या वीर काव्य हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रण, तो यहाँ के कवियों, जो आदिकाल के कवि थे, ज्यादातर ऐतिहासिक घटनाओं को उन्होंने चित्रण किया है। श्रृंगार एवं अन्य रसों की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता तो थी, वो वीर रस की भी प्रधानता थी इसमें ना। वीर काव्य है तो वीर रस तो थे ही। डिंगल पिंगल का प्रयोग, डिंगल पिंगल क्या, ये भाषाएं हैं। युद्ध में जो आपने देखा होगा, जैसे मैंने यही अभी आपको बताया कि 12 बरस लो कुकर जिए, 16 बरस लो जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये इसमें क्या, डिंगल भाषा का प्रयोग, यानी युद्ध के वर्णन में जो कवियों ने भाषा का प्रयोग किया है उसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। पिंगल क्या, पिंगल जो है कोमल कांत पदावली, जिसमें ब्रज भाषा मिश्रित होती है, यानी राजस्थानी और ब्रज जो मिश्रित है, यानी जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता वो पिंगल है, और जिसमें राजस्थानी का प्रधानता वो डिंगल भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो काल है वो है भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1375 1700 संवत। विशेषता पहली क्या है, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता आपको पता ही है। चाहे कबीर हो, उन्होंने भी भक्ति की है, तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो,
चाहे वो वल्लभाचार्य जी हो उसी समय और रैदास जी हो, सब में भक्ति की प्रधानता थी कुल मिला के। एक आध भक्ति का पद आपको याद आ जाए, हमारे प्रभु अवगुण चितना रखो धरो, ये वाला आ जाए, या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये लाइन लिख दीजिएगा। एक जैसे आपने ये लिखा भक्ति की प्रधानता है, 2 लाइन आपने गद्य में लिख दी और पंक्ति लिख दी। रैदास ने भी लिखी लिखा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और दूसरा है नाम स्मरण की महिमा। देखिए नाम तो सबने बोला है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और फिर पाछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अगली विशेषता गुरु का महत्व। गुरु का महत्व देखिए कबीरदास जी की देखिए अधिकांश दोहे गुरु की महिमा में है। नानक देव जी के देखो वो पूरा पंथ खड़ा है। जो सिख है, जो सिख धर्म है, आपको पता है सिख धर्म का जो उदय हुआ है वो गुरु नानक जी उसके प्रथम गुरु हैं, तो उनमें तो गुरु की परंपरा ही है, तो गुरु का महत्व तो होना ही है। और कबीरदास जी के दोहे देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और साथ ही सब धरती का आगत करूं लेखनी बन राय, लेखनी सब बन राय, और 7 समंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु का महत्व, ऐसी आपको जो पंक्तियां हैं जो याद है वो लिख दीजिएगा। गुरु गोविंद वाली तो आपको आ ही जाएगी, याद रखिएगा, है ना। तो अगला जो अगली विशेषता है भक्ति काल की, वो प्रेम तत्व का महत्व। प्रेम तो बिल्कुल प्रेम मार्ग की शाखा के ले लीजिए आप इसमें, है ना। कबीरदास जी ने भी कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़ई सो पंडित हुए। तो प्रेम तत्व का महत्व बताया है ना। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, लोभी प्रेमी न होए, है ना। ऐसा एक दोहा है कबीरदास जी का, बहुत आपको मिलेंगे, आप देखिएगा। तो दोहे एक एक लाइन के हिसाब से आप याद रखिएगा। अहंकार का त्याग है, बहुदेववाद का विरोध है, यानी इसमें एक ईश्वरवाद की स्थापना है, इसका अर्थ ये है। अनुभूति परक अनुभव या ज्ञान का महत्व। ज्ञान का महत्व तो है ही, ज्ञान मार्ग की शाखा की जितनी भी पंक्तियां आप लिखिए, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अगला है रीति काल या उत्तर मध्य काल। रीति काल कोई उत्तर, उत्तर यानी होता बाद, पूर्व यानी पहले, तो उत्तर मध्य काल रीति काल, इसका संवत 1700 से 1900 का समय है। विशेषता में इसकी रीति प्रधान रचना है। देखिए रीति से तात्पर्य क्या है। रीति से तात्पर्य है जो मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को लिखना। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, रस छंद अलंकार, नायक नायिका भेद, है ना, नख सिख वर्ण जिसमें हो, वो सभी किसमें आ जाता है, आपके रीति प्रधान रचनाएं आ जाती है इसमें। और अगला क्या है, आचार्यत्व की होड़। देखिए इसमें जितने भी ऐसा माना जाता है कि रीति काल के जितने भी हिंदी कवि थे, चाहे वो केशवदास हो, है ना, चिंतामणि त्रिपाठी हो, इनमें आचार्यत्व की होड़ थी, यानी आचार्य बनने के लिए ही इन्होंने रचनाएं लिखी, ऐसा माना जाता है। श्रृंगारिता तो थी, है ना, नख सिख वर्णन, नायक नायिका भेद, इन सब इनमें आपको मिलेगा। और जितने भी ग्रंथ हैं इनके, यानी जब आप देखेंगे इसमें श्रृंगारिता में आपका चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं देखिए आप। और इसी समय में रीति काल के बिहारी हैं, तो बिहारी के काव्य में पूरा श्रृंगार है ना। दृग और झत टूटत कुसुम, ऐसा उनका एक दोहा है। और या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, है ना। तो इस प्रकार से रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी, श्रृंगारिता। अलंकार की प्रधानता, तो अलंकार की प्रधानता तो थी, आपको पता है कि कई जो रीतिकाल के कवि थे उन्होंने तो रचनाएं इसलिए की थी वो अलंकारों का निरूपण कर सकें। जैसे कि केशवदास की जो आपकी एक रचना है कवि प्रिया, वो अलंकार निरूपण के लिए, रसिक प्रिया रस निरूपण के लिए, जिसमें नायक नायिका भेद और रस निरूपण किया गया है ना। और चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी, और छंद के लिए सुखदेव मिश्र की वृत्त विचार। और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है पुराने जो हिंदी साहित्य के, या कभी आप देखिए ऑनलाइन मिलेगी, बहुत अच्छी किताब है अगर आपको अलंकार के विषय में जानना है, या आपको अलंकार उदाहरण सहित अगर आपको देखना है,
तो उसमें आपको पद्माभरण में मिल जाएगा, है ना। भाषा भूषण है, बहुत अच्छी है ये रचना। तो इसमें कहना चाहिए अलंकार प्रधानता थी। ब्रज और अवधि में रचनाएं, रीतिकाल में ज्यादातर तो देखिए ब्रज में लिखी हैं। जैसे आपको पता है कि तुलसी, वो हमें अभी भक्ति काल की बात कर रहा हूँ कि जैसे रामचरितमानस जो है तुलसी दास ने लिखी है, जो अवधि में लिखी है। और सूरदास यानी कृष्ण काव्य है, वो अधिकतर किस में लिखा हुआ है? कृष्ण काव्य लिखा हुआ ब्रज में। तो रीतिकाल में भी यही परंपरा चली, ज्यादातर ब्रज में रचनाएं हैं और कुछ अवधि में भी हैं, ये अवधि भाषाएं। अब हम आ जाते हैं आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा गया है? वैसे आपके सिलेबस में ये रीतिकाल तक ही है, वो तो मैं केवल अभी चूंकि पूरा करना है गद्य काल 1900 संमत 1900 से 1984 तक, यानी अब तक, तो इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। गद्य काल को गद्य काल इसलिए कहा है क्योंकि इस समय तो क्या है कि बहुत सारी जो काव्य है वो काव्य कम हो गया और गद्य का प्रादुर्भाव हो गया। छापा खाना भी हो गया है, यानी छपाई आसान हो गई थी, कागज आसानी से उपलब्ध होने लगा था और लोग अपनी बातें गद्य में करने लगे थे। तो गद्य का विकास, इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज प्रमुख रूप से इसका योगदान है, जिसमें सदल मिश्र थे, उनका बड़ा योगदान है ऐसा माना जाता है। फिर हम ऐसे मोटे मोटे रूप में भारतेंदु युग मान सकते हैं, द्विवेदी युग मान सकते हैं, प्रेमचंद युग मान सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे। और आधुनिक काल यानी गद्य काल में आपने देखा है कि गद्य काल में अलग अलग विधाएं हो गई। नाटक है, नाटक तो खैर पुराना था, कहानी भी पुरानी थी, लेकिन उपन्यास विधा, फिर आपके रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोतार्ज, जीवनी, आत्मकथा, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत, ये सभी क्या गद्य की अलग अलग विधाएं हो गई। वीडियो लंबा ना हो इसलिए अब मैं ये वीडियो अपने यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।